हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से नंद साम्राज्य को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और आज हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का मगध के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य का कितना योगदान रहा था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार था वो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सीरिया तक था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार था तो ऐसे विस्तार के पीछे ऐसे बहुत से तथ्य प्रमाण और अभिलेख मिलते हैं जिसके आधार पर एक सही प्रमाणित मत सामने आती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार और फैलाव के पीछे की कहानी क्या थी। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज इसे लास्ट तक देखिएगा। 305 ईसा पूर्व की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य व्यास नदी की सीमा तक तथा दक्षिण की ओर कृष्णा और कावेरी नदी की सीमा तक अपने साम्राज्य को फैला चुके थे। तो पश्चिम उत्तर दिशा के सम्राट सेल्यूकस जो सीरिया के सम्राट थे चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे, पर सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता को देखते हुए आक्रमण तो नहीं पर संधि करना उचित समझा। पर यहाँ पर कहना तो थोड़ा कठिन सा होगा कि किनकी हार हुई या किनकी जीत, पर सेल्यूकस के द्वारा संधि के प्रस्ताव से यह अनुमान होता है कि इस योग में भी चंद्रगुप्त मौर्य की ही जीत हुई होगी और 303 ईसा पूर्व में दोनों के बीच संधि हो जाती है। और इस संधि के बीच भी कुछ ऐसे प्रावधान हुआ करते थे या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नियम हुआ करते थे जो संधि के प्रस्ताव रखने वाले को पूरा करना होता था। और उस संधि में सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त के नाम पर कर दिया था और वो 4 प्रांत थे कांधार, काबुल, हेरात और मकरात। दूसरे प्रावधान में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए जो एक अंतरराष्ट्रीय विवाह और राजनीतिक विवाह का कारण बना। तीसरे प्रावधान में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को दिया गया। और चौथा प्रावधान था कि मेगास्थनीज को दूत के तौर पर मौर्य वंश में शामिल होना पड़ा था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क बनता होगा कि मेगास्थनीज कौन था, तो मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। जिस तरह सेल्यूकस सीरिया के सम्राट थे ठीक उसी प्रकार मेगास्थनीज कांधार सम्राट थे जो सीरिया के बगल का एक प्रदेश हुआ करता था। संधि के उपरांत प्रावधान हुए। प्रावधान के कारण मेगास्थनीज को मौर्य वंश अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का दूत बनना पड़ा। और उसी बीच में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीज ने एक ग्रंथ लिखी जिनका नाम था इंडिका जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। यहाँ एक हम यह भी कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य के जितने भी राजा थे अर्थात जितने भी साम्राज्य थे वे सिर्फ भारत तक ही सीमित थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जिसने अपनी सीमा भारत के बाहर तक विस्तार किया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमा का विस्तार पश्चिम की ओर सीरिया तक किस तरह किया था। अब हम जानेंगे कि उन्होंने दक्षिण की ओर कर्नाटक तक सीमा का विस्तार किया था, तो इसके पीछे क्या प्रमाण और अभिलेख मिलते हैं जो इस बात को इशारा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार कर्नाटक तक था। तो चलिए दोस्तों कर्नाटक तक की बात समझते हैं। कर्नाटक राज्य के फैलाव की जानकारी 2 ग्रंथ से मिलती है, एक जैन ग्रंथ से और एक अहनानऊ से। अहनानऊ दक्षिण भारत की ग्रंथ है। ये 2 ऐसे साहित्य हैं जो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य फैलाव कर्नाटक की सीमा तक ही थी। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जैन ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने भद्रबाहु को अपना गुरु मान लिया था। भद्रबाहु वो ही व्यक्ति थे जिसने जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में थे तब उन्होंने पहली बार अपने यहाँ प्रथम
प्रथम जैन समिति कराई थी, जिसमें प्रथम जैन धार्मिक साहित्य के निर्माण की बात उठी थी। पर इसी बीच बहुत सारे जैन भिक्षु इस साहित्य को मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि महावीर स्वामी के उपदेशों को कोई बहुत अच्छी तरह से जानता था तो वो है भद्रबाहु, जिसने दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था। और इसी बीच मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ जाता है और इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य का मन परिवर्तन हो जाता है और वे जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और जैन भिक्षु की वेशभूषा में कर्नाटक के श्रवण बेलगोड़ा नामक पहाड़ी के बीच एक चंद्रगिरी नाम की एक पर्वत थी, जिसमें अंदर में एक गुफा थी जिसका नाम था भद्रबाहु गुफा। और इसी भद्रबाहु गुफा के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना व्रत को धारण कर लिया, अर्थात एक ऐसा व्रत जिसमें अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है, तथा इस व्रत को करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, जो स्थान में आज के समय में भी चंद्रगिरी मंदिर के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि आज भी इस मंदिर की दीवारों में 90% चंद्रगुप्त मौर्य तथा भद्रबाहु के चित्र अंकित देखने को मिलते हैं। अतः इस प्रमाण से हमें यह पता चलता है कि कहीं न कहीं दक्षिण में कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार रहा था। और दूसरा प्रमाण अहनानऊ ग्रंथ से, जिसके लेखक थे मामूल नार, उसमें यह जानने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की ओर मोहर नामक एक राजा पर आक्रमण किया था। पर दक्षिण भारत के रहने वाले कोसर जनजातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। इस बात से भी हमें यह ज्ञात होता है कि दक्षिण भूभाग अर्थात कर्नाटक क्षेत्र कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये तो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कर्नाटक तक का विस्तार का प्रमाण। अब हम देखेंगे कि पूर्वों की ओर चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार कहाँ तक था और इसके प्रमाण क्या है। बंगाल में एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम है महास्थान अभिलेख, जो बंगाल के बोगरा जिले में स्थित है, जिसमें ब्राह्मी लिपि से बहुत सारे उल्लेख को उकेरी गई है, जिसमें से अन्नगार के निर्माण का उल्लेख, कोंकणी मुद्रा का उल्लेख जो मौर्य वंश काल की मुद्रा हुआ करती थी, यहाँ तक कि 12 वर्ष के भीषण अकाल का भी उल्लेख का प्रमाण मिलता है। इन सभी बातों से तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहीं न कहीं पूर्व की ओर बंगाल तक भी था। अब रही उत्तर में कश्मीर तक के विस्तार या फैलाव की बात, तो कश्मीर में अशोक ने एक नगर की स्थापना कराई थी। इस कश्मीर को अशोक ने ही जीता है, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। अतः हम कह सकते हैं कि कश्मीर भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जीती हुई क्षेत्र है। अतः निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इतने बड़े भूभाग को जीतना, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सीरिया तक का फैलाव तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक का फैलाव, जो कि एक भारत का सबसे बड़ा अखंड तथा राजनैतिक भूभाग के रूप में उभर कर सामने आता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि चाणक्य को धनानंद के अपमान का बदला तथा अखंड भारत का सपना चाणक्य के परम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पूर्ण होता है, जो सपना चाणक्य ने देखा था। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजनैतिक संधि, राजनैतिक विवाह, अन्य धर्म का सम्मान तथा प्रजा का ध्यान रखना बखूबी तरीके से जानते थे, जिसके कारण उनके द्वारा एक अखंड भारत के निर्माण की नींव डाली गई। पर कहा जाता है कि जैसे पिता हो, ये जरूरी नहीं कि पुत्र भी समान गुण के हो। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य का तो विस्तार किया, पर उनके पुत्र बिंदुसार के द्वारा ऐसी कोई भी पहचान नहीं बनाई गई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। पर एक काबिलियत थी
कि उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया साम्राज्य को न कम होने दिया न विस्तार किया, पर बिंबिसार के पुत्र अशोक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक के द्वारा मगध तथा भारत के विस्तार और विकास तकनीकी और रणनीति ऐसी थी जो आज भी सभी के दिल में एक छाप छोड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे ही अगर आसान शब्दों में आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल इंडिया जीके को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एम ही है कि सभी हिस्ट्री के टॉपिक को ऐसे बताना कि पॉइंट पूरी तरह से पकड़ में आ जाए और मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश सही साबित हो। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अशोक के इतिहास को जानने के लिए कि मौर्य साम्राज्य में अशोक का क्या योगदान रहा था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।